दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को एक भारतीय गिरोह संग्राना ड्रग माफिया और डोंगरी मुंबई का आतंकवादी जो भारत सरकार को वंचित है। वह कथित तौर पर भारतीय संगठन अपराध सिंडिकेट टी कंपनी का जिसकी स्थापना उसने 1970 के दशक में मुंबई इब्राहिम हत्या, जबरन वसूली, लक्षित हत्या, मादक पदार्थों की तस्वीर और आतंकवाद से की थी। 2003 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे वैश्विक आतंकवादी नामित किया गया था। 1993 के बॉम्ब विस्फोट में उसकी सदीबद्ध भूमिका के लिए उसके सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। 2011 में उन्हें यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोर्ब्स द्वारा द वर्ल्ड्स द 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों में तीसरे नंबर पर नामित किया गया था। हाल ही में पाकिस्तानी सरकार ने एफएटीएफ प्रतिबंध से बचने के लिए दाऊद और 87 अन्य प्रतिबंध सूची में सूचीबद्ध किया है। बताया गया है कि वह पाकिस्तान के कराची में रहता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती है। 2020 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के तटीय कोकणा में रत्नागिरी जिले में दाऊद के प्रत्येक गांव में उसकी 6 संपत्तियों को बेच दिया। सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स अधिनियम 1974 के तहत उसकी संपत्ति की नीलामी का आयोजन किया। नवंबर 2017 में दाऊद की 3 संपत्तियों, जिनमें प्रसिद्ध रौनक अफरोज रेस्तर, जिसे दिल्ली गायक के नाम से भी जाना जाता है, शामिल है, सरकार द्वारा नीलाम किए गए। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खड़े के एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। उनकी मां अमीना भी एक गृहिणी थी। वह डोंगरी के जड़गांव इलाके में रहता था और अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ता था, जहां उसने पढ़ाई छोड़ दी। दाऊद ने किशोर अवस्था में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। अंततः वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया और अपने बड़े भाई सबी इब्राहिम कासकर के साथ अपना खुद का गिरोह बनाया। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा सबीर की हत्या के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। वह तब मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। समद खान की हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा वंचित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उसने अपने दूसरे नंबर के कमांडर छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया। उसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत तक वह सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व कमाता था। उन्हें भारत सरकार ने 1993 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक के रूप में नामित किया गया था। हमलों के बाद वह दुबई से कराची भाग गया, जहां कहा जाता है कि वह आज भी रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण विभाग के ट्रेजरी कार्यालय में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इब्राहिम को विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची और विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन बनाम अधिनियम पर एक आतंकवादी के रूप में नामित किया। प्रभावी रूप से अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं को उसके साथ काम करने और संपत्ति जब्त करने के रोक दिया। उसके नियंत्रण में माना जाता है। राजकोष विभाग इब्राहिम पर एक तथ्य पत्र रखता है, जिसमें उसके सिंडिकेट के पास दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से तस्करी के मार्ग होने की रिपोर्ट है, जो आतंकवादी संगठन अल-कायदा के साथ साझा किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। फैक्ट शीट में यह भी कहा गया है कि इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ के शिपमेंट में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उसका अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन से भी संपर्क था। 1990 के दशक के अंत में इब्राहिम ने तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान की यात्रा की। सिंडिकेट ने लगातार दंगों, आतंकवाद, सविनय अज्ञान और देशों में नकली भारतीय मुद्रा नोटों को पंप करके भारत को अस्थायी करने का लक्ष्य रखता था। इंडिया टुडे ने बताया कि इब्राहिम ने 2008 में मुंबई हमलों के लिए रसद मुहैया कराई थी। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों, आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, बंदूक चलाना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग है। उन्होंने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है। ऐसा माना जाता है कि वह हमला प्रणाली के अधिकांश हिस्से को नियमित करता है, जो आधिकारिक एजेंटों की नज़र से बाहर धन और पैसा स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अनौपचारिक प्रणाली है। वह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा गुजरात में
बढ़ते हमलों के विचक्षण से जुड़ा था। 2006 में भारत सरकार ने इब्राहिम सहित 38 सर्वाधिक वंचित अपराधियों की एक सूची पाकिस्तान को सौंपी। उनका अपराध सिंडिकेट पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है, जिसकी 40% से अधिक कमाई भारत से होती है। ऐसा माना जाता है कि मार्च 1993 में बॉम्बे हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद था। 2003 में भारत और संयुक्त राज्य सरकारों ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारतीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसके एक बड़ा घटनाक्रम बताया। इब्राहिम इस समय भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। जून 2017 का एक सार्वजनिक भाषण में राम जेठमलानी ने पुष्टि की कि बॉम्बे विस्फोट के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें लंदन से फ़ोन किया था और कहा था कि वह भारत आकर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है, इस शर्त पर कि उन्हें किसी तीसरे के अधीन नहीं किया जाएगा। पुलिस से डिग्री उपचार जेठमलानी यह बात शरद पवार को बता दी थी, लेकिन सत्ता में बैठे राजनेता इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। जेठमलानी के अनुसार उन्होंने दाऊद को वापस आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम पहले पाकिस्तान और फिर संयुक्त अरब अमीरात में रहता था। भारत का कहना है कि वह पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर स्थानांतरित हो गया था। भारतीय सूत्र कहते हैं कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आतंकवाद से लड़ने के लिए नए अमेरिकी भारत सहयोग को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दी। 5 मई 2015 को सांसद हरिभाई चौधरी ने लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन को सूचित किया कि इब्राहिम का ठिकाना अज्ञात है। हालांकि 11 मई को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि इब्राहिम पाकिस्तान में था और वह उसे भारत वापस लाए गए। भारतीय समाचार मीडिया टाइम्स नाउ के दावे के मुताबिक 22 अगस्त 2015 को दाऊद पाकिस्तान के कराची में था। उच्च मीडिया कॉर्पोरेशन के अनुसार उन्हें 22 अगस्त 2015 को कराची में एक महिला से बातचीत की थी। बातचीत के टेप जो समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। एक बातचीत में उसने कहा कि वह दाऊद की पत्नी है और वह सो रहा है, जबकि दूसरी बातचीत में उसने कहा कि उस नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं जानता। अगस्त 2015 में भारत द्वारा पाकिस्तान को सौंपे जाने के लिए तैयार किए गए डिवीजन के अनुसार इब्राहिम के पाकिस्तान में 9 निवास स्थान है। उसके पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जिनका उपयोग वह अक्सर यात्रा करने के लिए करता था। 22 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी हस्तियों पर प्रतिबंध लगाते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की। इसमें दाऊद इब्राहिम के 3 पत्ते कराची, पाकिस्तान में व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के पास लिप्टन सूचीबद्ध थे। हाउस NU 3730 स्ट्रीट, रक्षा हाउसिंग अथॉरिटी कराची और कराची में नूराबाद के पहाड़ी इलाके में। महानुभाव बंगला के अलावा पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि वह स्वीकार कर रहा है कि वह पाकिस्तान में था और कहा कि अधिसूचनाओं में केवल वही शामिल था जो संयुक्त राष्ट्र संबंधित प्रतिनिधि व्यक्ति और संस्थाओं की सूची में सूचीबद्ध था। उन्हें 2003 में अल-कायदा और तालिबान प्रतिबंध शामिल धारा इनों पत्तों के साथ नामित किया गया था। वह 2010 से लेकर 2011 में सूची का प्रकाश बंद होने तक फोर्ब्स की विश्व की 10 सबसे वंचित सूची में तीसरे स्थान पर था और उसे वैश्विक आतंकवादी नामित किया गया है। इब्राहिम के छिपने के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा उसका पता लगाने की कई प्रयास किए गए हैं। उसका स्थान अक्सर पाकिस्तान के कराची में पाया गया है। यह दावा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अक्सर इनकार किया है। टाइम्स नाउ द्वारा उनके घर पर किए गए फ़ोन कॉल का जवाब उनकी पत्नी ने दिया, जिन्होंने इसकी पुष्टि की। कराची में उनके घर पर उपस्थित भारतीय खुफिया एजेंसी ने तुरंत इब्राहिम का एक डोसियर तैयार किया, जिसमें अन्य सबूतों के अलावा कराची में उसके स्थान के सबूत भी शामिल थे। इसी महीने दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी स्तरीय वार्ता में प्रस्तुत किया जाना था, जिसे राजनीतिक कारणों से रद्द कर दिया गया था। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में इब्राहिम के पूर्व सहयोगी छोटा राजन ने, जिससे वह शब्द 1992 में अलग हो गया, ने कहा कि वह इब्राहिम की कभी कभी पाकिस्तान से बाहर यात्रा करता है, लेकिन कराची उसका आधार है। ऐसा माना जाता है कि छोटा रंजन ने अपने अनुभव से अपराधी और उसके संचालन के बारे में अपने गहन ज्ञान का उपयोग करके डी कंपनी और उसके सदस्यों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में खुफिया एजेंसी की सहायता की थी। ऐसे देशभक्त गैंगस्टर डॉन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए छोटा रंजन ने 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट को आरोपियों को बेरहमी से हत्या करने की धमकी दी। अप्रैल 1998 में सलीम कुल्ला, उसके बाद जून 1998 में मोहम्मद जिदराना और 1 मार्च 1999 में मजीद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया गया कि शिवसेना प्रशासन के दौरान इब्राहिम अपराध सिंडिकेट के खिलाफ चयनात्मक पुलिस कार्रवाई और उसके बाद मुठभेड़ हत्याओं के माध्यम से गिरावट ने अंडरवर्ल्ड में छोटा रंजन की स्थिति को मजबूत करने में मदद की। यह उसी तरह है जैसे 1980 के दशक में पठानों के खिलाफ पुलिस अभियान से दाऊद इब्राहिम को फायदा हुआ था। शिवसेना ने बाल ठाकरे द्वारा संपादित अपने मुख्य पात्र सम्मान अकबर के एक संपादकीय छोटा रंजन के प्रति अपने स्नेह को उजागर किया। संपादकीय में छोटा रंजन के जीवित रहने का कारण देवीय कृपा से प्राप्त सौभाग्य को बताया हुआ है। सांस की ली गई। माना जाता है कि छोटा रंजन की हत्या के प्रयास के पीछे पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का हाथ था। फरवरी 2010 में कथित तौर पर छोटा रंजन के सहयोगी ने नेपाली मीडिया दिग्गज जमी शाह की दिन दहाड़े उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह सार्वजनिक सड़क पर अपने आवास की ओर जा रहा था। जाहिर तौर पर शाह के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे और नेपाल के भीतर नकली भारतीय मुद्रा बनाने वाले रैकेट का मास्टरमाइंड था। उनकी भारत विरोधी आपराधिक गतिविधियों ने 1.5 दशक से भी अधिक समय तक भारत सरकार को परेशान किया था। 2006 में इब्राहिम की बेटी मारूका इब्राहिम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से शादी की। 2011 में उनकी 24 वर्षीय बेटी मेहरीन ने एक पाकिस्तानी अमेरिकी आयुब से शादी की। उनके बेटे मोइन ने 25 सितंबर 2011 को लंदन स्थित एक व्यवसायी की बेटी सानिया से शादी की। उनके भाई इकबाल सहीलर उनके परिवार के कई सदस्य मुंबई में रहते हैं। इब्राहिम और उसकी सिंडिकेट डी कंपनी को बॉलीवुड फिल्म उद्योग के विस्तारोत्सव से जोड़ा गया। 1980 और 1990 के दशक में कई बॉलीवुड स्टूडियो और फिल्म को डी कंपनी द्वारा पोषित किया गया था। इब्राहिम इस दौरान कई मशहूर हस्तियों से जुड़े थे, जिनमें सौंदर्य प्रतियोगिता की प्रतियोगिता अनीता आयुब और बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी भी शामिल थी। डी कंपनी को बॉलीवुड निर्माता और मशहूर हस्तियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली और धमकियां देने की भी जाना जाता है और यह बॉलीवुड निर्माताओं जावेद सिद्दीकी और गुलशन कुमार की हत्याओं में भी शामिल थी। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लैक फ्राइडे में विजय मौर्य ने उनकी भूमिका निभाई। 2002 में फिल्म कंपनी डी कंपनी गतिविधियों पर आधारित है। 2005 की एक फिल्म डी, 2007 फिल्म रिस्क, साथ ही शूट आउट एंड लोखंडवाला 2010 की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और इसकी अगली कड़ी 2013 की फिल्म वंस अपॉन अ मुंबई दोबारा में समय 2013 की एक और फिल्म डी डे 2013 की फिल्म शूट आउट एंड वडला डी कंपनी के उदय पर आधारित है। 2016 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म डोंगरी का राजा मुख्य प्रतिपाशी इब्राहिम पर आधारित है और कश्मीर महाजानी द्वारा चित्रित किया गया है। फिल्म हसीना पाराकर उनकी बहन हसीना पाराकर पर आधारित एक जीवनी पर आधारित अपराध फिल्म है। 2017 की एक और फिल्म डैडी उनके एक प्रतिनिधि अरुण कवाली पर आधारित थी, जिसमें फरहान अख्तर ने मकसूद की भूमिका निभाई थी, जो कि इब्राहिम पर आधारित थी। 2017 में एक कॉमेडी फिल्म कॉफ़ी विद डी भी रिलीज हुई थी। 2018 में वीडियो गेम हिटमैन 2 में फिल्म उद्योग में सक्रिय मुंबई के एक अपराधी को दाऊद रंगन के लक्ष्य के रूप में दिखाया गया है, संभवत इब्राहिम के संदर्भ में है। डोंगरी 2 दुबई 6 डिटेक्शन ऑफ द मुंबई माफिया और बायकुला 2 बैंकॉक पूर्व भारतीय खोजी पत्रकार हुसैन जैदी की नॉन फिक्शन किताबें हैं। वे मुंबई माफिया की विकसत का पता लगाते हैं। शूट आउट एंड वडला डोंगरी से मुंबई तक अपराधित है।